लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कमियां रहती हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को पूरे तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हमारी आंखों के, हमारी कान हमारे कान के मैक्सिमम, हम लोग जो आसपास की चीजों को समझते हैं वो अपनी आंखों के बलबूते पे समझते हैं। लेकिन हमारी आंखें जो हैं वो कई बार हमें धोखा दे देती हैं। जिस प्रकार से हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ विजिबल रेज देख सकती हैं, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ छोटा सा भाग है वही हम देख सकते हैं। 91% जो भाग है वो हम कभी नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी। आप कितने भी टेलीस्कोप लगा लो, माइक्रोस्कोप लगा लो, कुछ भी लगा लो, यू कैन नॉट जस्ट सी इट, आप देख ही नहीं सकते उसको, बट दैट एग्जिस्ट। मतलब हम पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 1% देख सकते हैं, और उस 1% में से भी हम सिर्फ जो विजिबल रेज हमें दिखाती हैं हमारी आंखों में वही देख सकते हैं हम। अधिकांश चीजें हमारी नजरों से दूर हैं, और जो चीजें हम देखते हैं इवन उसमें भी हमारी काफी सारी गलतियां होती हैं, जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स रहते हैं। आपने कभी देखा है ऐसा कुछ पेपर के ऊपर ऐसा ड्राइंग बना हो, आप पास आओगे तो वैसे घूमते हुए दिखेगा, दूर जाओगे तो थोड़ा अलग डायरेक्शन में घूमते हुए दिखेगा। कभी ने, ऐसे किसी ने देखा है? यस। जैसे कई बार हम लोग रेलवे ट्रैक को देखते हैं, स्टेशन पे जाते हैं और रेलवे ट्रैक दिखता है, तो हमें ऐसे देखने में लगता है कि दूर जाके वो रेलवे ट्रैक आपस में मिल रहा है। तो क्या ऐसा होता है? कौन कौन मानता है कि रेलवे ट्रैक आगे जाके मिलता है? गिव अ थम्स अप। ऑब्वियसली नहीं मिलता है, राइट? अगर रेलवे ट्रैक आगे जाके दोनों मिल रहे होते तो फिर ट्रेन कैसे चलती? फिर ट्रेन चलती है क्योंकि पैरेलल होने चाहिए दोनों रेलवे ट्रैक। तो यस, एक्सीडेंट हो जाता, वो ट्रेन पटरी से गिर जाती। लेकिन हमारी आंखें क्या दिखाती हैं? हमारी आंखें दिखाती हैं कि आगे जाके वो पटरी आपस में मिल रही है। उसी प्रकार से किसी ने कभी सड़क के ऊपर पानी गिरा हुआ देखा है? रोड के ऊपर आप जा रहे हो और दूर ऐसा पानी गिरा हुआ दिखता है। किस किस ने देखा है कभी ऐसा कुछ दृश्य? तो आप सोचिए, इतनी गर्मी है, खास करके इस मौसम में बहुत बार दिखेगा आपको। इतनी गर्मी है, धूप है, उसमें पानी कैसे गिरा हुआ रह सकता है जमीन पे, रोड के ऊपर? और रोड तो सबसे ज्यादा गर्म होता है, डामर का बना रहता है। तो वो, क्या वो पानी होता है या कुछ और होता है? क्या होता है वो, कोई बता सकता है? क्या बोलते हैं उसको जो हमें पानी जैसे दिखता है रोड के ऊपर गिरा हुआ? सूर्य की रोशनी जब होती है। उसको बोलते क्या है? नोबडी नोस। या मृग जल बोलते हैं, या फिर मृग तृष्णा बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम उसको मिराज बोलते हैं। पानी नहीं है लेकिन दिख रहा है पानी है। तो आप सोचिए, इतने पास की चीज है, आपके सामने पेपर रखा हुआ है, उस पेपर के ऊपर आपको ऑप्टिकल इल्यूजन दिख रहा है, वो चीज जैसी नहीं है वैसी दिख रही है आपको। और आप सोचिए, हम लोग, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, हमारे आदरणीय वैज्ञानिक लोग, वो लोग इतने दूर दूर की चीजें, हमारे पृथ्वी से जो दूर दूर गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, सूर्य, अलग अलग सोलर सिस्टम्स वगैरह हैं, उनके बारे में वो ऐसा बताते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि उनको सब कुछ पता है। इजंट इट फनी? इतने पास की चीजें देखने में हम धोखा खा सकते हैं, और उसके बारे में पूरी जानकारी हम नहीं ले सकते। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमको एकदम परफेक्टली पता है? डू यू ऑल एग्री विथ मी? या आप, देखिए, मैं कुछ भी पॉइंट बोलता हूँ ना, आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपको लॉजिकल लग रहा है देन यू एग्री विथ इट। अगर नहीं लॉजिकल लग रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई एम वेरी हैप्पी। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो गया जब साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हमको सब कुछ पता है, इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ पता है, हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सेल्स के अंदर जो है सब कुछ पता है हमको, ऐसा बोलते हैं? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे आंखों का, हमारे कानों का बहुत लिमिटेशन है। हमारे कान सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज के बीच का ही सुन सकते हैं। ऐसे कौन से जानवर हैं जो कि इसके भी बाहर सुन सकते हैं? किसी को पता है हमारे आसपास ऐसे कोई जानवर?
हाँ, प्रभु जी, वेल वेल। वेल। बाप रे, हाँ वेल्स करेक्ट। वो वेव्स, सुपरसोनिक या कुछ तो ऐसे वेव्स के थ्रू वो अपने खाने का पता लगाती हैं पानी के अंदर। उसके अलावा बैट्स, चमगादड़। चमगादड़ भी सुपरसोनिक वेव्स का यूज करता है, और उससे वो पता लगाता है कि उसका शिकार कितने दूरी पे है। उसी प्रकार से कुत्ते बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। रात में आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, रात में कुत्तों का दिन शुरू होता है, राइट? एक्सपीरियंस किया है किसी ने कभी? हम लोग सोना चाहते हैं, लेकिन कुत्तों का दिन शुरू होता है रात में। दिन भर सोते रहते हैं आराम से वो बिंदास, और रात भर जागते हैं फिर कुत्ते, और रात भर भौंकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार उनको ऐसी चीजें दिखती हैं जो हम नहीं देख सकते, क्योंकि उनका देखने का, उनका सुनने का पावर जो रहता है वो हमसे कई ज्यादा रहता है। तो पहली बात तो हमारी इंद्रियां सीमित हैं, अपूर्ण हैं। उसके अलावा यस, इंसानों पे अटैक भी करते हैं। ऑफ कोर्स इंसानों को इतनी रात को घूमना भी नहीं चाहिए। वो अलग बात है, क्योंकि वो उनका दिन शुरू है, राइट? हम उनके स्पेस, हम इतने रात को घूम रहे हैं तो। जस्ट ऑन ए लाइटर नोट आई एम एक्सप्रेसिंग। तो क्या बोल रहा था मैं? यस, तो पहला हम सभी के अंदर डिफेक्ट है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हमको सब कुछ नहीं पता चल सकता अपनी इंद्रियों से। कौन कौन इस बात से सहमत है? यू कैन गिव अ थम्स अप। देखिए, मैं जनरली सेशन इंटरैक्टिव रखता हूँ, जिससे कि आप सबको बहुत नॉलेज है। आप, मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में मिलके सीखें चीजों को। ऐसे नहीं कि मैं ही बस बोलते रहूँ बोलते रहूँ बोलते रहूँ। सो आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू इंटरैक्ट नाइसली। और क्योंकि कई लोग बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो इसलिए आई प्रेफर द सिस्टम ऑफ रिएक्टिंग। रिएक्टिंग में क्या, एक बटन दबाना है बस, एंड यू कैन रिएक्ट एंड यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन थ्रू योर रिएक्शंस। तो पहली बात हुई अपूर्ण इंद्रियां। जब हम अपूर्ण इंद्रियों के साथ इस दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम भ्रम में फंसते हैं। जैसे आप में से किसी ने कभी यूट्यूब या इंटरनेट पे देखा है, एक रोड है, और रोड के ऊपर ऐसी पेंटिंग बनी हुई है, ऐसा लग रहा है वो 3D कुछ तो ऑब्जेक्ट है। कभी देखा है किसी ने? ऐसा मतलब लोग चलते चलते उनको लगेगा अरे गड्ढा है सामने, तो वो डर के वो बाजू से चले जाएंगे, लेकिन लोग हंसेंगे, बोलेंगे अरे गड्ढा नहीं है, वो तो पेंटिंग बनाया है वैसा। तो हम भ्रम में फंस जाते हैं कई बार। उसी प्रकार से किसी ने कभी आ, जो ऑरेंज है, संतरा है, कभी आपने अब नहीं भी किया होगा तो भी आप सोचिए ऐसा कि आपने गुलाब जामुन खाया है, और गुलाब जामुन खाने के बाद आपको अगर मैं संतरा देता हूँ खाने के लिए, तो आपको संतरा कैसा फील होगा? कैसा लगेगा आपको संतरा? टेस्ट कैसा आएगा संतरे का? प्योर स्वीट रहेगा। आपने गुलाब जामुन खाया, उसके बाद आपने संतरा खाया है। किसी ने कभी ट्राई नहीं किया, ऐसा लग रहा है। यस, स्वीट। सब लोग अग्री करते हैं स्वीट लगेगा, या और कोई टेस्ट आएगा? गुलाब जामुन खाने के बाद संतरा खाने, संतरे का टेस्ट कैसा लगेगा? फीका। फीका तो बहुत फीका जवाब हो गया। फीका नहीं लगेगा, खट्टा लगेगा, खट्टा। यू ऑल एग्री विथ मी? खट्टा लगेगा, क्योंकि ठीक है, खट्टा लगेगा। अभी यहीं तक बोलते हैं हम। अभी सपोज वही, आप कभी ट्राई करना, टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना ये, और वही संतरा अगर आप नींबू टेस्ट करने के बाद अगर आप वही संतरा खाते हैं, तब कैसा लगेगा संतरा? नींबू खाने के बाद अगर आप संतरा खाते हैं तो कैसा लगेगा? मीठा। हाँ, तब संतरा मीठा लगेगा। तो संतरा वही है, लेकिन हम, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बदल रहा है। संतरा ना खट्टा है ना मीठा है, वो खट्टा मीठा रहता है। लेकिन हम भ्रम में फंसते हैं कि संतरा मीठा है, हमें लगता है जब हम लेमन के बाद संतरा खाते हैं। और जब हम अम, गुलाब जामुन के बाद संतरा खाते हैं, तो फिर हमें संतरा खट्टा लगता है। उसी के उसी के जैसे, अभी सपोज आपने गुनगुने पानी में हाथ डाला है ठंडियों के मौसम में, तो वो पानी आपको कैसा लगेगा?
गर्म लगेगा आपको, अच्छा फील होगा, आप लोग गर्म पानी से नहाने की इच्छा करेंगे, राइट? कौन, आप सभी लोग नहाते होंगे गर्म पानी से ठंडियों के मौसम में, नॉट नाउ। बट अभी जो गर्मी का मौसम है उसमें हमको गर्म पानी सहन नहीं होता, हमको ठंडे पानी से नहाना रहता है। तो पॉइंट ये है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है दुनिया का, वो बहुत रिलेटिव एक्सपीरियंस है। वो हमारे पूर्व अनुभव के ऊपर और हमारे परिस्थिति के ऊपर काफी निर्भर करता है। संतरा वही है, लेकिन दो लोग, अभी सपोज ये एक व्यक्ति है, वो गुलाब जामुन के बाद संतरा खाया, और दूसरा व्यक्ति है उसने अम, नींबू के बाद संतरा खाया, और दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। एक बोल रहा है संतरा खट्टा होता है, और दूसरा बोल रहा है संतरा मीठा होता है। तो दोनों में से कौन सही है? यस, कौन सही है दोनों में से? नहीं बता सकते हम, नहीं बता सकते। दोन दोनों भी करेक्ट, दोनों भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का अपना जो अनुभव है वो उनके परिस्थिति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं उसका ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो उसी प्रकार से साइंटिस्ट लोग भी जो रहते हैं, वैज्ञानिक लोग, वो भी आपस में झगड़ते रहते हैं। कोई बोलता है ये थियरी सही है, कोई बोलता है वो थियरी सही है। कोई बोलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, कोई बोलता है लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट तो वेव्स है। कोई बोलता है सब कुछ वेव्स है, एवरीथिंग इज वेव्स, मैटर वेव्स बोलते हैं उसको। कोई बोलता है नहीं, एवरीथिंग इज पार्टिकल। तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, क्योंकि सभी अपूर्ण इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है उसके ऊपर भ्रम में पड़ के वो अपनी थियरीज निकालते हैं। तो ये हुआ भ्रम वाला एक अंडरस्टैंडिंग, कि हम जब अपूर्ण इंद्रियों के अनुसार, जैसे मैं और एक सुंदर सा एग्जांपल दूंगा आपको। एक वैज्ञानिक था, उसने कॉकरोच के ऊपर अनुसंधान करने का मन बनाया कि अभी मैं कॉकरोच को स्टडी करूंगा। और उसने कॉकरोच को आदेश दिया, कॉकरोच रन 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 कॉकरोच, ऐसे उसने बोला। तो कॉकरोच दौड़ने लगा। अभी उसके बोलने से नहीं दौड़ा, वो ऐसे भी दौड़ता ही, वो कुछ भी आवाज आती है तो कॉकरोच दौड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो दौड़ना शुरू किया उसने। और फिर इसने क्या किया, अब सॉरी आप लोगों को सुनने में थोड़ा गंदा लगेगा, लेकिन साइंटिस्ट लोग करते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग। उसने उस कॉकरोच का एक टांग काट दी, उसका एक पैर काट दिया उसका। और फिर बोला, कॉकरोच रन रन कॉकरोच रन। तो बेचारा फिर भी किसी तरह लड़खड़ाते हुए दौड़ा दौड़ा दौड़ा। फिर उसने उसकी दूसरा टांग काट दी कैंची से। फिर बोला रन रन रन। ऐसे करके उसने कॉकरोच के सारे पैर काट दिए। और फिर बोला, कॉकरोच रन रन कॉकरोच रन। तो क्या कॉकरोच दौड़ पाया? आप में से किस किस को लगता है कॉकरोच दौड़ पाया होगा? नहीं दौड़ पाया ऑब्वियसली। तो उस साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला? उस साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि कॉकरोच के कान जो हैं वो उसके पैरों में होते हैं। ये उसने उसका कंक्लूजन निकाला। क्योंकि जब उसके सारे पैर काट दिए गए तो वो दौड़ा नहीं, इसका मतलब उसके कान उसके पैर में है, इसलिए वो सुन नहीं पाया, राइट? ऐसा उसने कंक्लूजन निकाला। लेकिन आप लोग क्या बोलेंगे ऐसे साइंटिस्ट के बारे में? एटलीस्ट मैं तो बोलूंगा कि कॉकरोच के कान पैर में हो या ना हो, उसका दिमाग उसके घुटनों में है, इतना तो हम बोल सकते हैं, राइट? सो ये प्रॉब्लम है जब हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा इल्यूजरी इम्परफेक्ट नॉलेज हम ग्रहण करते हैं, और उसके हिसाब से हम थियरीज निकालते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली थियरीज निकालते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। वो साइंटिस्ट एकदम कॉन्फिडेंस से बोला कि अम, उसका कान पैरों में होता है, कि उसका वही ऑब्जर्वेशन था ना। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है सब हर समय सही हो। हम सभी के अंदर ये चार अपूर्णताएं अपूर्णताएं होती हैं। पहली बात, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। दूसरी बात, हम भ्रम में फंस सकते हैं कभी भी। तीसरी बात, कि जब हम भ्रम में फंसते हैं तो हमें इच्छा होती है कि हम खुद की इज्जत बचाएं। नहीं सॉरी, हम जब भ्रम में पड़ते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं फिर, राइट? और फिर जब गलतियां होती हैं तो फिर हम प्रयास करते हैं उस गलती को छुपाने के लिए चीटिंग करके। आप सभी ने
आई कैन गारंटी यू आप सभी ने कभी ना कभी तो चीटिंग किया होगा, राइट? सॉरी अगर आपको बुरा लगा सुनने में, तो मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, इवन मैंने भी चीटिंग किया है। खास करके सबसे ज्यादा चीटिंग हम लोग स्कूल डेज में किया करते थे। और उसमें से भी जब लैब एक्सपेरिमेंट होता था, लैब एक्सपेरिमेंट मुझे याद है, हमको टीचर बोलता था कि ऐसा ऐसा करो और उसका ऐसा ऐसा रिजल्ट आएगा। और मैक्सिमम टाइम वैसा रिजल्ट नहीं आता था। जो वैल्यू आनी चाहिए उसके कुछ तो इधर उधर दूसरी वैल्यू आती थी। और फिर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको पता है टीचर ने बोला है, हमको पता है बुक्स में लिखा है, तो हम कुछ तो जुगाड़ करके फिर वैसा वैल्यू ला देते हैं जिससे टीचर गुस्सा ना हो या फिर हमारा लैब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए। तो इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो थोड़ा बहुत चीटिंग कर ले, जिससे किसी को पता ना चले कि उससे गलती हुई है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरीवन हैज फोर काइंड्स ऑफ इम्परफेक्शंस। सभी के अंदर। आप में से कौन कौन है जो इंग्लिश से कंफर्टेबल है थोड़ा बहुत, अगर बीच बीच में मैंने इंग्लिश यूज किया तो? कौन कौन अंग्रेजी से थोड़ा, लाइक ऑफ कोर्स मेरा मैक्सिमम प्रेजेंटेशन हिंदी में ही रहेगा, बट इन बिटवीन थोड़ा सा यूज किया तो चलेगा ना इंग्लिश? यस। तो काफी के थम्स अप आए हैं। तो हम सभी के अंदर चार प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। पहला डिफेक्ट होता है लिमिटेड सेंसेस, इम्परफेक्ट सेंसेस। ओके, अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण इंद्रियों के बलबूते पे जब हम दुनिया को समझते हैं तो हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है टेंडेंसी टू बी इल्यूजन्ड। सेकेंड डिफेक्ट इज टेंडेंसी टू बी इल्यूजन्ड। और फिर जब हम भ्रम में पढ़ के इस दुनिया के ऊपर कंक्लूजन्स निकालते हैं तो हमारे कंक्लूजन्स में काफी सारी गलतियां होती हैं, टेंडेंसी टू डू मिस्टेक्स। और फिर जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो फिर उनको छुपाने के लिए फिर लोग चीटिंग करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटीज। तो ये चार डिफेक्ट्स हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो अभी जो साइंटिस्ट लोग हैं, क्या वो इन चार डिफेक्ट से परे हैं? किस किस को लगता है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इन चार डिफेक्ट से परे हैं, उनके ऊपर ये चार डिफेक्ट्स नहीं होते हैं उनके अंदर? तो वो भी मनुष्य ही ना, राइट? वो भी अपना जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंद्रियों से ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि इंद्रियों से कर रहे हैं लेकिन वो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एरर्स थियरी किसी ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में? एरर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना ज्यादा हम स्टेप्स बढ़ाते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने में, उतने ज्यादा एरर्स बढ़ते हैं या घटते हैं? थम्स अप बढ़ते हैं, थम्स डाउन घटते हैं। किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी एक्टिविटी में हम जितने स्टेप्स को बढ़ाते हैं उतने ज्यादा और एरर्स एडअप होते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली देख रहे हैं तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब हम टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, क्या टेलीस्कोप के अंदर एरर्स नहीं हो सकते? हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग प्रकार के एरर्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एरर्स होते हैं, उसको हैंडलिंग के डिफेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे एरर्स रहते हैं। तो ठीक है, भले ही वो हमारा स्कोप बढ़ा रहा हो देखने का, हम बहुत दूर की चीजें आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारे दृष्टि को का स्कोप बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप में से कौन कौन है जो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरीके से परफेक्ट हैं? क्या हम बोल सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरीके से परफेक्ट है, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है? नहीं, उसके अंदर भी डिफेक्ट्स होंगे। तो जब हम डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो भी कुछ हम देख रहे हैं अपनी आंखों के थ्रू ही देख रहे हैं, तो आंखें वैसे भी अपूर्ण हैं। तो हम कितने भी गैजेट्स, कितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर ले, हम पूरे तरीके से 100% नॉलेज नहीं गेन कर सकते। कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी हमारे ज्ञान में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन चीजों का यूज नहीं करना है, हमें करना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमको लगता है कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वही बस अल्टीमेट रियलिटी है, उसके बाहर कुछ नहीं है। तो जब हम ऐसे नैरो माइंडेड अप्रोच रखते हैं दुनिया के बारे में कि जो मुझे दिख रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही सब कुछ है, तब हम ज्ञान में फिर आगे नहीं बढ़ पाते। हमको लगता है बस हमको सब कुछ पता है। तो उसी प्रकार से साइंटिस्ट लोग
उनमें से एक बहुत प्रमुख साइंटिस्ट है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। आप में से किस किस ने इनका नाम सुना है, चार्ल्स डार्विन का नाम? यू कैन गिव अ थम्स अप। यस। तो ये चार्ल्स डार्विन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि बेसिकली हम सभी बंदर से आए हैं। आप में से कौन कौन बंदर से आया है? किस किस को कौन कौन मानता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो बंदर थे? थैंक गॉड, अच्छा हुआ आप लोगों ने थम्स अप नहीं किया। एक बार मैं ऐसे सुन रहा था, मतलब दो लोग बातचीत कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि डार्विन के पूर्वज होंगे बंदर, लेकिन हमारे तो नहीं है भाई। क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बंदर वंदर नहीं थे। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, राजा महाराजा लोग हुआ करते थे। बंदर नहीं थे वो। तो ठीक है, अभी हम लोग बंदर बोल रहे हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने भी बहुत रिसर्च करके थ्योरी बनाई है। हम उसको ऐसे इतने आसानी से बंदर नहीं बोल सकते। उसने क्या किया है? उसने पूरा दुनिया भर घूमा। अभी मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर करूंगा, या शायद मैंने ऑलरेडी, क्या मैंने इसका पीपीटी शेयर किया है तेजस प्रभु, इस सेशन का? शायद नहीं किया है मैंने। मैं शेयर करूंगा सेशन के बाद, आप लोग उसमें देखिएगा। डार्विन ने खुद ने क्या स्टेटमेंट दिया है अपनी खुद की थियरी के बारे में। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पूरी दुनिया भर का भ्रमण किया, और फिर मैंने अलग अलग चीजें ऑब्जर्व की, प्राणियों में सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज, और उसके बेसिस पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से आई है। और ऐसे करके थियरी ऑफ एवोल्यूशन निकाला उन्होंने, एक थियरी। तो अ, अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, हमारे पास 7 मिनट हैं, कि ये जो डार्विन्स थ्योरी है कितने हद तक ये लॉजिकल है। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक समय पे एक प्राणी हुआ करता था, और बहुत हजारों हजारों लाखों साल बीतने के बाद उसके अंदर वेरिएशंस होते रहते हैं। हर एक प्राणी के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है, जब नया उसका बच्चा आता है, नई पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, उसके अंदर बदलाव आते जाते हैं। और बदलाव आते 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 हजारों लाखों साल बाद अगर हम उसको देखेंगे, तो हमें दूसरा प्राणी दिखेगा। एम आई राइट? जो मैंने बोला, क्या मैंने सही बोला डार्विन्स थ्योरी के बारे में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है? कि धीरे धीरे प्राणी जो है वो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते बदलते दूसरा प्राणी बन जाता है। तो उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि जैसे जिराफ है, जिराफ कैसे आया? जिराफ आया घोड़े से। घोड़ा जो था, उसको एक समय पे नीचे घास कम मिल रही थी, तो इसीलिए उसने खाने के लिए पेड़ों में से खाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका गला लंबा होते गया, लंबा होते गया, लंबा होते गया। और फिर गला लंबा होते होते फिर वो जिराफ बन गया। तो ये उसका थियरी है। उसी प्रकार से जो वेल है, भालू जो है, भालू, भालू को मछलियां खाने की इच्छा हो रही थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये इच्छा कंटिन्यू रही। और उसकी वजह से धीरे धीरे उसका चेंजेस आ आके फिर वो वेल बन गया। भालू जो था वो वेल बन गया। तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है सुनने में कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में बन गई। लेकिन साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो सिर्फ मजा आता है सुनने में, अच्छा लग रहा है सुनने में, इसके ऊपर आधारित नहीं है। साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित है। विज्ञान जो है एक्सपेरिमेंट और ये क्या बोलते हैं, प्रमाण होने चाहिए, मतलब सबूत होने चाहिए कुछ तो, सबूतों के ऊपर निर्भर है। और ऑब्जर्वेशन, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या तीन चीजें बोली मैंने? ऑब्जर्वेशन, दूसरा एविडेंसेस, सबूत, और तीसरा तीसरा क्या था? बेसिकली ये दो चीजें होनी चाहिए, एक तो सबूत होना चाहिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। यू ऑल अग्री विथ मी कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो इन दो चीजों पे आधारित है। एक तो ऑब्जर्वेशन, दूसरा कि सबूत, सबूत होने चाहिए। तो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा पीपीटी। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे गड्ढा खोदना शुरू किया, आर्कियोलॉजी करनी शुरू की। और जमीन के नीचे वो खोदते गए, क्योंकि जितना ज्यादा हम जमीन के नीचे नीचे जाते जाते हैं, तो हमको जो फॉसिल्स मिलते हैं, वो फॉसिल्स पुराने पुराने समय के होते जाते हैं। बहुत
इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं सभी को? जैसे एक समय पे बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे, वो मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज वहां पे रही, और मिट्टी क्योंकि बदलते रहती है, जमीन बदलते रहती है, तो उसके ऊपर एक लेयर आ गई जमीन की। फिर उसके 100 साल बाद जो जीव मरे उनका वहां पे डेड बॉडी है, उसके ऊपर और मिट्टी। और मतलब जितना ज्यादा हम नीचे नीचे जाते हैं खोदते हुए, उतना ज्यादा हम पुराने पुराने जमाने के फॉसिल्स हमको मिलेंगे। थोड़ा सा मुझे समझाने में डिफिकल्ट जा रहा है, बट समझ रहे हैं आप सभी को? फॉसिल जितना नीचे का है उतना ज्यादा पहले का है वो फॉसिल। तो इस प्रकार से साइंटिस्ट लोगों ने खोदना शुरू किया, और उन्होंने पाया कि हजारों लाखों साल पहले भी उनको मनुष्य के भी फॉसिल्स मिल रहे हैं, और उनको जो बंदर है उसके भी फॉसिल्स मिल रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि साइंटिस्ट लोगों ने, क्योंकि डार्विन की थियरी प्रूव करनी है, जब डार्विन ने ये थियरी बनाई थी उस समय पे इतना ज्यादा साइंस एडवांस नहीं था, उस समय इतनी सारी टेक्निक्स नहीं थी पता लगाने की चीजों को। तो उस समय उन्होंने बोल दिया और लोगों ने मान भी लिया, क्योंकि अच्छा लग रहा है सुनने में, और भगवान भी इसमें पिक्चर में नहीं है, तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। तो लोगों ने मान लिया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, अलग अलग तरीके आए सेल्स को समझने के, म्यूटेशन समझने के, आर्कियोलॉजी करने के, वैसे वैसे इस थियरी के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स मिलने शुरू हो गए, बहुत सारी कमियां मिलने शुरू हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी साइंटिस्ट लोग का भी पूरा जो काम धंधा है वो तो करना ही पड़ेगा ना उनको। अभी डार्विन की थियरी के अनुसार जिन लोगों ने अपना पूरा ऑक्यूपेशन बना के रखा है, जिनकी रोजी रोटी चल रही है डार्विन थियरी के ऊपर, अगर डार्विन थियरी ही नकार दी जाए तो फिर ऐसे लोगों का रिसर्च कहाँ जाएगा? तो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जिनको डार्विनिज्म बोला जाता है, जो लोग डार्विन को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मोहम्मडनिज्म है, वैसे एक डार्विनिज्म भी है। तो जो साइंटिस्ट लोग डार्विन को भगवान मानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको डार्विनिज्म बोला जाता है। तो ऐसे लोगों ने फिर बहुत सारे फॉसिल्स का छेड़खानी करनी शुरू कर दी, उनको कुछ तो ठोक पीट के थोड़ा बदलना करना शुरू कर दिया, जिससे कि लगे कि ये ह्यूमंस जो है वो एप्स से आए हुए हैं। और फिर डार्विन थियरी के अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स बनाए, बहुत कुछ हुआ है साइंस में। हमको लगता है कि साइंटिस्ट है मतलब एकदम शुद्ध आत्मा है, दिव्य आत्मा है, उनके अंदर कोई चीटिंग की प्रोपेंसिटी नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो सत्य है एकदम, उसमें सवाल उठाने का ही नहीं। जैसे पहले के जमाने में अगर कोई धर्म के ऊपर सवाल उठाता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वैसे आज के जमाने में जो वैज्ञानिक लोगों के ऊपर सवाल उठाता है उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अंधश्रद्धा चल रहा है आजकल की दुनिया में। लेकिन होती है, साइंटिस्ट लोगों से भी गलतियां होती हैं, राइट? इसीलिए आजकल के जमाने में इतने सारे जो हम लोग यूज कर रहे हैं गैजेट्स, क्या सारे के सारे गैजेट्स परफेक्ट हैं? अभी मैं जिस मोबाइल से सेशन दे रहा हूँ, ठीक है, अभी बहुत काम का है मोबाइल, बट क्या ये मोबाइल परफेक्ट है? या फिर इस मोबाइल के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं? क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं इस मोबाइल के? पहली बात तो उसको हम अगर ऊपर की जेब में रखेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। अगर उसको हम पॉकेट के जेब में रखते हैं, पैंट की जेब में, तो इनफर्टिलिटी बढ़ती है। उसको अगर हम रात को सोते समय सर के पास रखते हैं तो हेडेक होता है, और और कहीं रख नहीं सकते उसको, पास भी रखना है। तो ऐसे इस इस तरीके से हम जितने भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उन सभी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने इम्परफेक्ट डिफेक्ट्स के साथ वो सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हर चीज में है। तो पॉइंट ये है समझने का कि हमें छोड़ना नहीं है टेक्नोलॉजी को, हमें साइंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें साइंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं। लेकिन उसको एब्सोल्यूट मान लेना कि साइंस ही सब कुछ है, साइंटिस्ट ही सब कुछ है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, परफेक्ट है ये एकदम, ये एक प्रकार का अंधविश्वास है, राइट? तो ये हमें इतना समझना चाहिए। तो एक्चुअल नॉलेज हम कहाँ से गेन कर सकते हैं, वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल इवनिंग में रहेगा 5:30 to 6। उसमें हम परफेक्ट नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।